बात देवभूमि की खबरों की भी कर लेते। देहरादून में हुए इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं और अब इन प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग को लेकर सीएम धामी सख्त हैं। सीएम धामी ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली है जिसमें कि ग्राउंडिंग की स्टेटस रिपोर्ट ली है। सीएम धामी ने सोलर और हाइड्रो पावर पर फोकस करने की बात कही है। पावर सेक्टर में कुल 1 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं जिसमें देखा जा रहा है कि 20,000 करोड़ की ग्राउंडिंग पहले से ही हो चुकी है और अगले 6 महीने में ये काम शुरू हो जाएंगे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए और जल्द से जल्द परियोजनाओं को धरातल पर उतारें और इस दौरान मनेरी भाली फेज 1 परियोजनाओं के कामों का भी प्रेजेंटेशन दिया गया। राज्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए सरकार जल्द ही थर्मल पावर सेक्टर में निवेश करने जा रही है और इसके लिए सरकार कोल रिज सेंटर में थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रही है और इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से उत्तराखंड को किसी भी राज्य में कोल ब्लॉक आवंटित करने का आग्रह किया है और इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली जाकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बातचीत कर सकते हैं। यूजेवीएन एनएल और टीएचडीसी का ज्वाइंट वेंचर संबंधित राज्य में थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाएगा। ये होता है कि आप जहां पे कोल उपलब्ध है वहां पर आप परियोजना लगाएं और चूंकि हमारी ग्रिड नेशनल ग्रिड पूरी कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो हम जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर है वो तो कहीं भी हम कर सकते हैं। तो हम जो भी कोल रिच स्टेट में हमको भारत सरकार कोयला आवंटित करेगी वहां पे हम परियोजना लगाएंगे ज्वाइंट वेंचर में अपने टीएचडीसी के साथ और फिर वहां से हम यहाँ पर बिजली प्राप्त करेंगे। सत्येंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र जरा बताइएगा, देखा जा रहा है कि किस तरीके से ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए सरकार जल्द ही थर्मल पावर में निवेश करने की सोच रही है। बिल्कुल चांदनी, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार अगर हम बात करें तो बिजली की जो खपत है वो लगातार बढ़ रही है और जो बिजली का जो उत्पादन है वो घट रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें प्रतिदिन उत्तराखंड में करीब 45 मिलियन यूनिट की जरूरत है, क्योंकि करीब 28 लाख यहाँ इस समय प्रदेश में बिजली उपभोक्ता है। लेकिन इन उपभोक्ताओं के लिए अगर हम 24 घंटे बिजली देने की बात करें तो यूपीसीएल करीब 8 से 12 मिलियन यूनिट बाजार से करीब 8 से 10 करोड़ में प्रतिदिन खरीदता है और यह बिजली महंगी होती है जिस कारण कि अब काफी दिक्कतों का भी सामना यूपीसीएल को करना पड़ता है। महंगी बिजली इसलिए प्रदेश में लगातार बात जो हो रही है कि महंगी बिजली इसलिए मिल रही है और इस महंगी बिजली और जो उपभोक्ता है उनको हर समय बिजली मिले जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी समीक्षा बैठक की और उनको साफ तौर पर निर्देश दिए कि कहीं ना कहीं जो वैकल्पिक ऊर्जा जिसमें थर्मल ऊर्जा की बात करें या सोलर ऊर्जा की बात करें तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस बनाए रखें। क्योंकि अगर हम सोलर ऊर्जा की बात करते हैं उत्तराखंड में इस समय काफी प्रगति देखने को मिल रही है और काफी जो सोलर बड़े बड़े प्लांट प्रदेश में आए हैं और लगे भी हैं जिनसे ऊर्जा फिलहाल मिल भी रही है। और थर्मल की बात करें क्योंकि उत्तराखंड में फिलहाल कोयले का कोई भी खदान नहीं है या कोल संबंधी किसी भी प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण अब उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से ये मांग की कि उनको जिन राज्यों में कोयला उत्पादन होता है या जहां कोयला मिलता है वहां उनको थर्मल प्लांट लगाने की अनुमति दी जाएगी और इसको लेकर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार में भी अभी भेजा गया है और जैसे ही ये थर्मल प्लांट के लिए स्वीकृति हो जाएगी उसके बाद उत्तराखंड में एक थर्मल प्लांट भी उत्तराखंड को मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें इस समय उत्तराखंड में अभी कुछ समय पहले एक इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें करीब 47,000 करोड़ के निवेश प्रदेश में आए थे, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां और इन कंपनियों को 24 घंटे निर्वाह बिजली देने के लिए भी ये पूरी योजना तैयार की जा रही है। क्योंकि प्रदेश में ऑलरेडी बिजली की कमी है और अब इस कमी को दूर करने के लिए थर्मल और सोलर पर भी फोकस किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र। ऋषिकेश से खबर मिल रही है, यहां पर मुनि की रेती में हादसा हुआ है। पीडब्ल्यूडी तिराहे पर अचानक तेज रफ्तार डंपर पे काबू हो गया और कुछ ही देर में पलट गया और इस दौरान डंपर की चपेट में एक टेम्पो भी आ गया। टेम्पो डंपर के नीचे दब गया और इस हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई है। घटना के बाद तुरंत एसडीआरएफ को खबर दी गई और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव चलाया गया और किसी तरह से क्रेन मंगाकर डंपर को रास्ते से हटाया गया और टेम्पो को निकाला गया।
उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भर्ती गड़बड़ी के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ग्रेजुएशन लेवल के जो 12 एग्जाम लोक सेवा आयोग को करवाने को दिए गए थे, वो अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वापस कर दिए गए हैं। यानी कि इन परीक्षाओं को अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही करवाएगा। दरअसल 1 साल से ज्यादा समय से वन आरक्षी, बंदी रक्षक, वाहन चालक, मुख्य आरक्षी समेत 12 एग्जाम लोक सेवा आयोग नहीं करवा सका था, जिसके बाद बेरोजगार युवाओं द्वारा भी सवाल उठाए जा रहे थे। अब इन एग्जाम को वापस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लौटाया गया। इस साल 27 फरवरी से शुरू होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंटर में छात्रों की संख्या में गिरावट आ गई है। बोर्ड के इस एग्जाम के लिए इंटरमीडिएट में सिर्फ 95,000 छात्रों ने आवेदन किया है। जिस तरह से उत्तराखंड बोर्ड में साल दर साल छात्र संख्या में कमी आ रही है, वो चिंता की बात है। और हमारे से गोविंद पाटनी हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद, जरा बताइए क्या वजह बताई जा रही है? देखा जा रहा है कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, लेकिन छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन कम जो होती जा रही है, उसकी क्या वजह बताई जा रही है? देखिए चांदी, आपको बताना चाहूंगा कि 27 फरवरी से 16 मार्च तक उत्तराखंड बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं होनी है। इसके लिए पूरी तैयारियां बोर्ड ने कर ली है। इसके लिए 1228 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 159 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए। इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है, उसमें इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की संख्या एकदम से कम हुई है, 1 लाख से नीचे आ गई है। पहली बार हुआ है कि इंटरमीडिएट की जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या 1 लाख से कम आई है। तो इसका जो कारण बताया जा रहा है वो अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो सरकार ने बनाए हैं उसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि 96 ब्लॉक उत्तराखंड में हैं, जिनमें दो हर ब्लॉक में दो विद्यालयों को जो है इस अटल उत्कृष्ट विद्यालय में शामिल किया गया, जिसकी वजह से इसमें कमी आई है। इसके साथ साथ जो सीबीएसई पैटर्न की तरफ लोगों का रुझान है, अभिभावकों का रुझान है, इसका एक कारण ये भी है कि जिसके चलते वहां जो है लोग जा रहे हैं, सीबीएसई में ज्यादा जा रहे हैं और उत्तराखंड बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन कम करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए गोविंद। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा का अहम पड़ाव मयाली बाजार आज भी पार्किंग की समस्या से जूझ रहा है। यहां लगभग 1 साल पहले 40 लाख की लागत से बाजार से कुछ दूरी पर पार्किंग का निर्माण हुआ था, तो लेकिन आज वहां बामुश्किल ही वाहन खड़े दिख सकते हैं। इसकी वजह यह भी है कि पार्किंग खटिया निर्माण की भेंट चढ़ गई है। दरअसल जहां पर पार्किंग बनी है उसके ऊपर भूस्खलन का खतरा बना रहता है और हर समय पत्थर गिरने का भय बना है। साथ ही पार्किंग भी धंसाव वाली जगह पर बनी हुई है। ऐसे में वाहनों को खड़े करने में लोग कतराते हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि बाजार में अंधाधुंध वाहन खड़े होने से जाम की समस्या पैदा होती है। वहीं व्यापारी भी परेशान हैं और कार्यदायी संस्था लोनिवी का कहना है कि बजट पूरा नहीं मिला, जिससे ऐसा हुआ। और हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, जरा बताइए, 40 लाख की लागत लगी है, उसके बाद भी जहां पर पार्किंग बनाई गई है वहां पर लोग अपनी गाड़ी खड़ी करने से बचते नजर आते हैं, क्योंकि वहां पर देखा जाता है कि कभी पत्थर कभी कुछ गिरते हैं वहां पर। आखिर ऐसा क्यों किया गया कि पार्किंग ऐसी जगह पर बनाई गई? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो मयाली बाजार है वो चारधाम यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्योंकि जब गंगोत्री और यमुनोत्री की लोग यात्रा करते हैं तो घनसाली होकर, मयाली होकर ही बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हैं। ऐसे में जो बाजार है मयाली का, वो काफी बिल्कुल वहां पर जगह नहीं है और वहां पर वाहनों की बहुत भीड़ रहती है। ऐसे में पिछले साल वहां पर लगभग 40 लाख की लागत से एक पार्किंग तैयार की गई थी, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि उस पार्किंग में आज भी एक भी वाहन खड़े नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके जो ऊपर है पार्किंग का हिस्सा, उस पर लगातार स्लाइडिंग होता है और पिछले बरसात में भारी मात्रा में स्लाइडिंग होने के चलते पूरी जो पार्किंग है वो भी दब गई थी। और जो पार्किंग का नीचे का हिस्सा है उसको लेकर भी लोग लगातार सवाल उठाता है कि उसके जो दीवारें हैं वो मजबूत नहीं है और जो पैसा 40 लाख विभाग को दिया गया पीडब्ल्यूडी को, उस पैसे का सदुपयोग वहां पे नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चारधाम यात्रा ऐसे सेंसिटिव और संवेदनशील जगहों पर भी जो पार्किंग के निर्माण में बड़ी लापरवाही वहां पे बरती गई है। और जब इस बाबत जो लोक निर्माण विभाग है, जो विभाग है पीडब्ल्यूडी, उसके अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि हमें पूरा पैसा नहीं मिल पाया है और जिसके चलते काम अधूरा रह गया है।
लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, अगर चार धाम यात्रा जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर पड़ाव पर अगर पार्किंग निर्माण में इस तरीके से घटिया कार्य प्रणाली अपनाई जाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे का कारण भी बन सकता है और इसकी निश्चित रूप से एक जांच भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में कोहरा परेशानी लोगों की बढ़ा रहा है। मैदानी जिलों में सुबह शाम कोहरा छाया रहेगा। बताया जा रहा है हरिद्वार, यूएस नगर में कोहरे को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्व अनुमान जताया है कि प्रदेश में फिलहाल बारिश के आसार तो नहीं है, लेकिन अगले 5 दिन मौसम जो है वो शुष्क रहेगा। हो गई है तो अगले 5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कोहरा मिल रहा है, तो अगले आने वाले 3 दिनों में उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर उतले से लेकर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी मिल सकता है। तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं, जिनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम तापमान वो सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे। धन्यवाद। बीजेपी कितना भी अनुशासन की बात कहे, लेकिन गाहे बगाहे ऐसे मौके आते रहते हैं जब उसके अपने ही नेता और अपने ही विधायकों ने अनुशासन को तार तार कर दिया। विधायक दुर्गेश्वर लाल और मंत्री सुबोध उनियाल के बीच हुआ बवाल भी इसका एक उदाहरण है। जो प्रकरण हुआ था ये मेरे क्षेत्र की समस्याएं थी, उसको लेके मैंने जो है माननीय मंत्री जी के पास गया था। कई सारी चीजें थी, जो भी कल हुआ उसके लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूं और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट कर चुका है और बहुत जल्दी मंत्री जी और हम लोग बैठ के बात करेंगे कि क्षेत्र हित के लिए क्या भला है वो सर्वोपरि है। ये हैं बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल। दुर्गेश्वर आज भले ही मंत्री बोलने से पहले माननीय लगा रहे हों, लेकिन बुधवार को वो इन्हीं मंत्री सुबोध उनियाल को पानी पी पी कर कोस रहे थे। डिप्टी डायरेक्टर के ट्रांसफर को लेकर मंत्री और विधायक के बीच हुई कहासुनी के बाद दुर्गेश्वर लाल वन मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। खबर मीडिया की सुर्खियां बनी तो मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला और मामले को शांत किया। बुधवार को पार्टी संगठन ने भी विधायक को तलब किया। अनुशासन के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगे से ऐसा ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, परिस्थितिगत बड़ा दल है, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, कई बार इस प्रकार की निर्माण होती है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आगे से इस प्रकार की स्थिति निर्माण ना हो, इसके लिए हम कहते हैं और आगे भी इस विषय को हम अपने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को बताएंगे। अनुशासन की माला जपने वाली बीजेपी में ये पहली घटना नहीं है जब उसके अपने ही विधायक या अपने नेताओं ने संगठन और सरकार को असहज किया हो। त्रिवेंद्र सरकार में विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, देशराज कर्णवाल और पूरन फड़त्याल ने एक बार नहीं कई बार बवाल काटा। थक हार कर बीजेपी को कुंवर प्रणव चैंपियन को तब पार्टी से ही बाहर निकालना पड़ा। अफसरों से भिड़ंत के कारण मंत्री रेखा आर्या भी खासी चर्चाओं में रही। कोई भी विधायक है उसका अपना प्रोटोकॉल है और निश्चित रूप से चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो सबको सुनना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा विधायकों को भी अपनी गरिमा पे रखना चाहिए। विधायक हमेशा इस प्रेशर में रहता है और जब वो समय से उसका समाधान नहीं होता है तो स्थितियां बिगड़ती हैं। मैं समझता हूं इस केस में भी लगभग ऐसे ही हुआ है। ये सियासत है, यहाँ न कोई अपना है न पराया। अनुशासन भी सिर्फ स्लोगन बनकर रह गया है। पार्टियां जिताऊ नेता खोजती हैं, जबकि नेता विधायक और मंत्री बनने का मौका, और फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से खबर मिल रही है, विधायक मंत्री विवाद मामला है ये पूरा। सीएम से मीटिंग के बाद मामला खत्म हुआ है। मंत्री विधायक के साथ सीएम ने मीटिंग की है। डीएफओ डिप्टी डायरेक्टर दंपत्ति के ट्रांसफर का ये मामला है। सीएम ने जांच कमेटी की गठित कर दी है और कमेटी की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब बस थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है, लेकिन नैनीताल जैसी प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए बड़े नेता सामने नहीं आ रहे हैं। हालात ये है कि दूसरे और तीसरे दर्ज के कांग्रेस नेताओं में दावेदारी की होड़ लग गई है और दावेदारों की बाढ़ आ गई है।
केसी पंत, एनडी तिवारी और भगत सिंह कोश्यारी जैसे कद्दावर नेताओं को संसद भेजने वाली इस नैनीताल लोकसभा सीट पर 2024 में सबकी निगाह है। विशेषकर लगातार 2 चुनावों में पटखनी खाती आ रही कांग्रेस में भीतर खाने खूब गुणागणित का खेल हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदेश, भुवन कापड़ी के बाद अब नए नेता भी मैदान में उतरने का दावा ठोकने लगे हैं। लोगों जिस प्रकार की जो बात है, हजारों जो फोन आए कि भाई आप नया चेहरा आना चाहिए, नई बात करने वाला चाहिए, तो इस तहत हमें भरोसा है कांग्रेस जरूर हमें मौका देगी। मुझे यकीन है नए चेहरे को देगी और नई जोश के साथ विपरीत दिशा के चलने वाले के उसके विपरीत चलने वाले हम लोग हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी लोकसभा चुनाव में किसी नए चेहरे को उतारने की पैरवी कर रहे हैं। वहीं कुछ तो अभी से प्रत्याशी के ऐलान के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। जिनकी पहचान पब्लिक में, किसानों के क्षेत्र में, व्यापारियों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्रों में, छात्रों के क्षेत्र में अच्छी है, उनकी अच्छी पैठ है, उनको उम्मीदवार बनाना ये बहुत न्याय संगत होगा। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है आज के विषय में कि एक व्यक्ति को हम इशारा दे दें, चाहे जो भी हो, कि आप तैयारी करिए और हम सब जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों के कानों में भी ये बात डाल दी जाए कि भाई ये व्यक्ति को चयनित करने का पूरी संभावना है, तो हम लोग भी खुलेआम लग पाएंगे और सोच पाएंगे और रणनीति बना पाएंगे। जाहिर है कांग्रेस नेता हाल ही में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों से चिंतित हैं। ऐसे में 2024 में नए चेहरों और नई रणनीति पर ही उनकी उम्मीदें टिकी हैं। इसीलिए कांग्रेस के नेता प्रोएक्टिव एक्शन चाहते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अपने पिता को टेंडर देने के मामले में फंसी है यहाँ पर पिथौरागढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष और दीपिका बोरा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। हाईकोर्ट ने बुधवार को टेंडर मामले में कमिश्नर कुमाऊं को फाइनल जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि नियमों के तहत जो जांच कमिश्नर कुमाऊं से होनी है उसको किया जाए। आपको बताते चले दीपिका बोरा पर आरोप है कि उन्होंने कार्यकाल के दौरान अपने पिता को ही टेंडर आवंटित कर दिया है, जबकि नियमों के तहत ये गलत है। सरकार की प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं। इसमें सरकार ने माना है कि हाँ वो जो उनके फादर हैं उनको टेंडर मिले हैं। उसके बाद हमने कोर्ट से आज रिक्वेस्ट करी कि कम से कम जो रूल्स कहते हैं कि रूल्स ये कहते हैं कि उसके बाद कमिश्नर एक फाइनल इंक्वायरी करेंगे। तो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि आज कोर्ट ऑर्डर कर दें कि उसमें इस मैटर में फाइनल इंक्वायरी का ऑर्डर कर दें। तो कोर्ट ने हमारी बात मानी है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि एज पर रूल्स कमिश्नर या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो इसमें फाइनल जांच करेंगे। जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी इन दिनों ऋषिकेश में है और यहाँ वो योग सीख रहे हैं। जापानी राजदूत हिरोशी सुजुकी ने खुद एक वीडियो शेयर किया है और बताया है कि वो ऋषिकेश में योग सीख रहे हैं। इस दौरान पहले उन्होंने वार्म अप किया है और फिर कुछ आसन करते हुए भी वो नजर आए हैं। आपको बताते चले ऋषिकेश योग के लिए प्रसिद्ध है। देश दुनिया से यहाँ लोग योग सीखने आते हैं। राज्य में आपदाओं से निपटने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एसडीआरएफ के कायाकल्प के साथ ही उसे और मजबूत किया जा रहा है, जिसमें देहरादून की तर्ज पर एक बटालियन कुमाऊं क्षेत्र में और देहरादून में भी एक नई कंपनी को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। इसके साथ ही 8 नई चौकियां भी खोली जाएंगी। आपदा में संकट मोचक की भूमिका निभाने वाली एसडीआरएफ का अब जल्द ही विस्तार किया जाएगा। एसडीआरएफ सिर्फ आपदा ही नहीं बल्कि दुर्गम इलाकों में एक्सीडेंट के दौरान भी राहत बचाव काम में लगी रहती है। साल 2012 की केदारनाथ आपदा के बाद प्रदेश में एसडीआरएफ को बनाया गया था, जो हर छोटे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में आम जनता की मदद कर रहा है। अब प्रदेश में एसडीआरएफ को और भी अधिक मजबूत किया जाएगा, साथ ही कई बदलाव भी किए जाएंगे, जिसके लिए कुमाऊं परिक्षेत्र के अल्मोड़ा के सड़िया पानी में नई बटालियन खोली जाएगी। होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग देकर एसडीआरएफ में तैनाती दी जाएगी। जल पुलिस एवं बाढ़ राहत पीएसी दल का एसडीआरएफ में विलय होगा। राहत और बचाव के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे।
ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन में दक्षता बढ़ाने के लिए जवानों को हेली स्लाइडिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही रेडीनेस, रेस्पॉन्स और पोस्ट रेस्पॉन्स के तहत काम होगा। आने वाले समय में भी हम इस SDRF को और स्ट्रेंथन करेंगे और हमारा लॉन्ग टर्म में प्रयास रहेगा कि कुमाऊं क्षेत्र के लिए भी एक अलग से SDRF की बटालियन किस तरह से हम उसको वहां स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे वो मानस खंड डेवलप होगा, ये ओम पर्वत आदि कैलाश, उस क्षेत्र में भी भारत सरकार का भी, राज्य सरकार का भी प्लान है कि किस तरह से हम टूरिज्म को बढ़ावा दें। SDRF की अभी तक प्रदेश में एक बटालियन है, जिसमें 5 कंपनियां हैं, जिनके ट्रेन जवान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 42 पोस्टों पर तैनात हैं। और अब एक और कंपनी जल्द ही तैयार होगी, जिसकी सरकार ने अनुमति दे दी है, जिसमें करीब 120 अधिकारी जवान तैनात रहेंगे, जिनके लिए 8 नई पोस्ट भी खोली जा रही हैं। 8 नई पोस्ट होंगी तैयार, जिसमें टिहरी में घनसाली, चमोली में थराली, पौड़ी में नैनीकांडा, अल्मोड़ा में भतरोंज खान, चंपावत में बूम, पिथौरागढ़ में मुंसियारी और धारचूला, जबकि नैनीताल में भवाली में चौकी खोली जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि अब 2 कंपनियां जल SDRF की और खुलेंगी, जिससे आने वाले समय में जलीय आपदाओं से राहत मिलेगी। बेसिकली हमारी जो टीम है वो डीप डाइविंग टीम है, और जो हमारा मेनली काम होता है वो कोई अगर ड्राउनी केस है या कोई झील में, नदी में कोई एक्सीडेंटली डूब जाता है, तो उस पर्पज से हमें कॉल होती है, तो हम लोग स्कूबा डाइविंग करके उनको बॉडी रिकवर करते हैं। आपदाओं से जूझ रहे उत्तराखंड में SDRF देवदूत बनकर लोगों को राहत दे रही है। 2014 से वर्चस्व में आई इस फोर्स ने उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के बाहर के कई राज्यों में जाकर लोगों की जान बचाई है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। देश की पहली तीरंदाजी लीग उत्तराखंड से बुधवार से शुरू हो गई है, जिसमें कि उत्तराखंड की 5 टीमें भाग ले रही हैं और देश के नामी तीरंदाज भाग ले रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में मौजूद इंडोर ग्राउंड में प्रतियोगिता शुरू हुई है, जो कि कल तक चलेगी। लीग फॉर्मेट में होने वाली ये तीरंदाजी की पहली प्रतियोगिता है, जिसे उत्तराखंड आर्चरी फेडरेशन आयोजित कर रहा है। फेडरेशन का कहना है कि लीग फॉर्मेट में आर्चरी गेम्स को कराना एक बेहद ही महत्वपूर्ण पहल है और इससे आर्चरी को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह की लीग्स जो होती हैं, इससे जो अपने प्लेयर्स हैं उनका उत्साह भी बढ़ता है और जो नए नए टैलेंट हैं वो सामने आते हैं, और हमें आगे और हौसला मिलेगा कि हम इसको और बढ़िया करेंगे आगे। पहली बार है, बीज जब बोया जाता है तो पेड़ उसी समय नहीं बनता, उसमें टाइम लगता है। उसी पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं और अभी आप इसका आनंद भी लें। और चलिए नजर डालते पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। हरिद्वार में पुलिस ने वाहन चोर के गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी दानिश और आरिफ से चोरी की 5 बाइक भी बरामद कर ली गई है। विकासनगर में हाईवे वैकल्पिक निर्माण कार्यों का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने निरीक्षण किया है। हाईवे की चौड़ीकरण करने की जल्द रूपरेखा तैयार की जाएगी। हरिद्वार सिडकुल के ग्रीन एरिया में नियम विरुद्ध निर्माण पर सिडकुल ने कहा है कि अभी इस ग्रीन बेल्ट पर निर्माण पर रोक लगा दी गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने सिडकुल से शपथ पत्र के साथ जवाब देने को कहा है। बागेश्वर के गरुड़ में बंदरों और जंगली जानवरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया है और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। नैनीताल में जाम से निपटने के लिए सड़कों के चौड़ीकरण का काम होना है। प्रशासन ने पंत पार्क, मॉल रोड और मस्जिद चौराहे का निरीक्षण किया। इस साल अभी तक पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हुई है। मौसम की बेरुखी के चलते GM, VN और पर्यटन विभाग शनिवार को भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा करेगा। रामनगर के सायकालीन स्कूल पुंचड़ी में महिला एकता मंच ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई। BKTC उपाध्यक्ष किशोर सिंह पवार ने हिमाचल में स्थित कामरू देवता के दर्शन किए हैं। कामरू देवता को भगवान बद्री विशाल का ही रूप माना जाता है। चमोली बीजेपी और RSS कार्यकर्ता घर घर जाकर राम मंदिर के पूजित अक्षत बांट रहे हैं, साथ ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दे रहे हैं।
चक्राता के लाखा मंडल में इन दिनों राम नाम की गूंज है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर महिलाओं ने अक्षत कलश यात्रा निकाली और जय श्री राम के नारे भी लगाए। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।